हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी पिछली दो वीडियोस को जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही रिस्पांस मिल रहा है। तो इस चीज़ ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट भी करा है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। और इसलिए मैं अपने एक और टॉपिक के साथ आया हूं आज। और मेरे एक व्यूअर्स ने एक कमेंट में मेरे से रिक्वेस्ट भी करी थी कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को इसी वीडियो में कवर करा जाए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है रेंटिंग। कि आप यहाँ पर आने से पहले या फिर आज जब आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर्टी जिस पे आप रह सकें, जिस एक अपार्टमेंट, एक घर जिसमें आप रह सकें। तो मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा कि आपको कैसा घर लेना चाहिए, क्या उस घर में अगर आप लेते हैं तो उस अपार्टमेंट में या फिर उस हाउस में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके क्या अमेनिटीज़ इंक्लूडेड है, क्या यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है, और कितना रेंट हो सकता है, कितना यूटिलिटीज़ के एवरेज कॉस्ट हो सकती है, और क्या रजाइना में कौन सा एक अच्छा एरिया है जिसमें आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सब मैंने टॉपिक सारे कवर करूँगा और आप मेरे साथ बने रहिए। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स कवर करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कनाडा में बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं उसको वन बाय वन बताता हूँ सबसे पहले। और मैं अपने नोट्स भी लेके बैठा हूँ ताकि मैं कुछ टॉपिक्स मिस ना करूँ, और ताकि मैं आपको सारी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी अगर हम की बात करें तो वो होती है बेसमेंट। तो बेसमेंट जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कि बेसमेंट अब हमारा अंडरग्राउंड टाइप का घर होता है, लेकिन एक तरह का अंडरग्राउंड टाइप का भी नहीं घर होता। उसकी खिड़की होती हैं जो बाहर होती हैं, लेकिन आपको डाउन स्टेयर्स जाना पड़ता है नॉर्मल ग्राउंड लेवल से, और वहाँ पर आपको बेसमेंट होता है। इसके अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप इसका रेंट जो है ये 800 to 1000 एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ। और बेसमेंट आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक जैसे जिस बिल्डिंग में आपको अपार्टमेंट्स रेंट पे मिलते हैं, उसी बिल्डिंग में आपको बेसमेंट भी रेंट पे मिलता है। और एक बेसमेंट होता है जैसे कोई फैमिली अपने पूरे हाउस में रह रही हो और वो अपना बेसमेंट रेंट पे चढ़ाती है, तो रेंट पे देती है। तो वो एक दो तरह के सिनारियोज होते हैं बेसमेंट में, और दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, और अलग अलग इंक्लूसिव और एक्सक्लूजन्स होते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर मैं पहली बात करूँ अपार्टमेंट्स के, जो बिल्डिंग्स के अंदर हमारे जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है, अगर उसमें हम बेसमेंट सूट लेते हैं कोई रेंट पे, तो उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके अंदर सबसे बेसिकली आपका क्या होता है कि हीटिंग और वाटर जो होता है वो बिल्डिंग की कंपनी के ओन कर मतलब पे करती है। आपके ऊपर यूटिलिटी के नाम पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पे करना पड़ता। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक पार्किंग मिलती है। वो हो भी सकता है कि जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जैसे, तो उसमें आपको इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग मिलेगी। हाँ, अगर आप कनाडा में यहाँ पर आ रहे हो, रजाइना सचकेशन में आ रहे हो, नॉट रजाइना सचकेशन, कनाडा में कहीं पे भी आ रहे हो, तो एक इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग होना बहुत 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 ज़रूरी है गाइस। आपको मैं बता नहीं सकता कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, क्योंकि जब -20 के नीचे टेम्परेचर जाता है तो आपकी बैटरी, कार की बैटरी ऐसे डाउन होती है और ऐसे डेड हो जाती है ताकि आपके पास टो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इसमें हमारी काम आती है इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग। अगर आप पार्क कर रहे हो घर के बाहर, तो आप प्लग इन करके रखो, उससे बहुत बहुत आपकी कार की बैटरी की लाइफ बढ़ती है, और काफ़ी कम इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी गाड़ी के उसमें। तो इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग इंक्लूडेड होती है। और इसके अंदर कॉन्स तो ये है कि गाइस कि आपको बहुत अंधेरे, आपको लगेगा कि आप कहीं अंधेरे में आ गए, क्योंकि इधर खिड़कियाँ होती हैं लेकिन उतनी सनलाइट उधर से नहीं आ रही होती, और आपको लगेगा कि कहीं हम अंधेरे अंधेरे में रह रहे हैं। आपको डे लाइट में थोड़ा बहुत तो लगेगा, लेकिन जहाँ डे लाइट ख़त्म तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट। प्लस
जितने भी नीचे के मतलब बेसमेंट के अपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर एसी नहीं होता गाइस, एसी बिल्कुल भी नहीं होता। और तो गर्मियों के टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और आपको काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, ह्यूमिडिटी काइंड ऑफ आपको लग सकती है। तो एक ये कॉन्स है। और प्लस आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एयर कम है, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल पे आपकी विंडोज़ होती हैं, तो एक तरह का आप जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं, हम खिड़की खोल के रात को सो जाते हैं, लेकिन आप इधर ये भी नहीं कर सकते गैस, क्योंकि एक तरह का सिक्योरिटी कंसर्न आ सकता है कि यार मैं खिड़की खोल के सो रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे है, कोई भी बाहर से घुस सकता है। तो आपके प्लस आपके पास ये कंडीशन भी रहेगी कि आप खिड़की खोल के नहीं सो सकते। तो बेसमेंट के थोड़े कॉन्स हैं। और वहीं अगर हम बेसमेंट की बात करेंगे, अगर आप किसी फैमिली के साथ बेसमेंट उनका शेयर करते हो, एज अ रेंट लेते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गाइज ऐसा होता है कि जैसे वो अपने हाउस का एक पार्ट आपको रेंट पे दे रहे हैं, तो इसके इसके साथ आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है कि वो आपसे अपनी पार्किंग तो शेयर करेंगे। ऑब्वियसली एक वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स है कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले रहे हो यहाँ पे, तो आपको पार्किंग मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो उसमें लेकिन एक केस हो सकता है कि कई कई केसेस में यहाँ पे जो हाउस बने हुए हैं उसमें इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग ना होके ऑन रोड पार्किंग होती है। तो ऑन रोड पार्किंग का एक कौन सी ये है कि आपको इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग नहीं मिल रही, आपको घर के किसी साइड वाली रोड या फिर पीछे पार्क करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप चार्ज नहीं कर पाओगे, या सॉरी अपनी पार्किंग प्लग इन कर पाओगे अपनी गाड़ी को, और विंटर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। और कई होती है कि एक्सटेंड केबल लेके आप कर लो, लेकिन उसके अंदर भी आपको अपने लैंडलॉर्ड से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उसमें भी काफ़ी कंडीशंस होती है कि पार्किंग का स्पॉट आपके घर से कितना दूर है, कर ये फिजिबल है भी कि नहीं है। तो और जैसे वॉशिंग और ड्रायर का जो फैसिलिटीज़ होती है वो आपको अपने लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करनी पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे बेसमेंट में ही एक पोर्शन दिया होता है जहाँ पे वॉशर और ड्रायर उन्होंने इंस्टॉल करा होता है, तो वो लैंडलॉर्ड के साथ साथ आप भी शेयर करते हो, तो आपको एक तरह का शेयर्ड फैसिलिटी यूज़ करनी पड़ती है लैंडलॉर्ड के साथ। और वहीं अगर मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करूँ जिसके अंदर बेसमेंट होता है, तो उसके अंदर भी उन्होंने शेयर्ड एक वॉशर ड्रायर दे रखा होता है जो पूरी बिल्डिंग वालों का होता है। मतलब उस बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उन सब के जो बंदे हैं वो आके उसी में धोते हैं। तो ये दोनों में एक तरह का कॉन्स होता है कि आपको शेयर्ड लॉन्ड्री सर्विस यूज़ करनी पड़ती है। प्लस दोनों ही, चाहे आप बेसमेंट एक बिल्डिंग में लो, चाहे आप एक बेसमेंट एक फैमिली के साथ लो, आपको बहुत नॉइज़ आएंगी गाइस। क्योंकि जब लैंडलॉर्ड के साथ रहोगे तो वो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लकड़ी के घर होते हैं, तो ऊपर स्टेयर्स पे अगर कोई चलेगा भागेगा तो बहुत नॉइज़ आती है। और वही सेम केसेस हम बिल्डिंग में भी लेते हैं कि आपके ऊपर वाले फ्लोर से काफ़ी आवाज़ें आती हैं। तो नॉइज़ प्रॉब्लम एक यहाँ पे है, अनटिल अनलेस आप एक अपना सेपरेट पूरा घर ना लो। तो ये तो रही बात बेसमेंट की। और एक मैं कॉमन पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो सब प्रॉपर्टीज़ के लिए सेम होगा, वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। हालांकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सब जो लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो इक्विवेलेंट टू 1 मंथ लेते हैं। जो भी आपका 1 मंथ का रेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इधर डैमेज डिपॉजिट बोलते हैं उसे, तो वो उसको आपको जमा करवाना पड़ता है। तो ये हो गई सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद। अगला हमारी प्रॉपर्टी का टॉपिक आता है, वो है अपार्टमेंट्स में मैं वन बेडरूम अपार्टमेंट और 2 बेडरूम अपार्टमेंट दोनों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बस नंबर ऑफ़ बेडरूम्स का डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो अगर मैं इसके रेंट की बात करूँगा तो इसका रेंट कहीं ना कहीं 1 बेडरूम का अपार्टमेंट का रेंट आज के मार्केट रेट के हिसाब से फ्रॉम 1200 टू 1300, और कहीं कहीं आपको 1150 मिल जाएगा, लेकिन वो एरिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मैं अपना वो रेंज बता रहा हूँ जो आप एक अच्छा एरिया भी देखना चाहोगे, तो 1200 टू 1300 आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा।
और वहीं अगर आप सेकंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट देखें तो वो $1300 to 1400 $1450 आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको पता है एक किचन सेपरेट होता है, आपका रूम सेपरेट होते हैं, आपका लिविंग रूम होता है और लॉन्ड्री आप शेयर करते हो सबसे, बाकी सारे टेनेंट से जो भी बिल्डिंग में रहते हैं। और आपको एक इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग मिलती है और बाकी सब कुछ सेम बेसमेंट के जैसा ही रहता है। और बस इसमें यहाँ कि हाँ आपको बेसमेंट में नहीं, आपको फ्लोर्स में रहता, पर बेसिकली यहाँ पे अगर आप मैं विंडो का एक क्राइटेरिया बताना चाहूँ तो विंडो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बड़ी होती हैं हर एक रूम में, इवन किचन में भी। मैं आपको अपना मेरा वन बेडरूम अपार्टमेंट है तो मैं आपको ज़रूर टूर दूंगा। अगर आपको पसंद है टूर तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, तो मैं एक दिन आपको अपने अपार्टमेंट का टूर भी दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वन बेडरूम अपार्टमेंट आपको दिखता कैसा और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो और मैं इन अपार्टमेंट्स की ये बात करूँ कि आपको क्या क्या एमेनिटीज़ इंक्लूड होती हैं, तो इसके अंदर एमेनिटीज़ इंक्लूड होती हैं वॉशर ड्रायर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो शेयर्ड होता है। दूसरा स्टोव जो होता है, गैस स्टोव, और जो हीटिंग से चलता है बेसिकली, हीटिंग से नहीं, इलेक्ट्रिक हीटिंग से चलता है आपका, उसका चार्जेस आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आएंगे, तो वो एक होता है इंक्लूड। और एक फ्रिज इंक्लूड होता है और शेयर्ड पार्किंग इंक्लूड होती है। इसके अलावा इंक्लूड कुछ नहीं होता, बाकी अनफर्निश्ड होता है सब कुछ। कबर्ड्स तो ये सब तो वो प्रॉपर्टी का ही पार्ट होते हैं, तो उसको मैं अलग से नहीं बोलना चाहूँगा, वो तो बेडरूम का ही पार्ट है। बाकी ये तो हो गई अपार्टमेंट्स की बात, वन बेडरूम अपार्टमेंट और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। और आपको इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरी बिल्डिंग में कोई भी अपार्टमेंट लेते हो, वेदर इट इज़ बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, तो किसी भी बिल्डिंग में अपार्टमेंट रेंट पे लेते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी के नाम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है। वाटर और हीटिंग दोनों हमारी जो कंपनी होती है या फिर जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो अपनी तरफ से करता है। पार्किंग के चार्जेस कोई अलग से नहीं होते, वो भी इंक्लूडेड होता है रेंट में। हालांकि हाँ ये हो सकता है कि मिनिमम अमाउंट इंश्योरेंस के नाम पे वो ले सकते हैं। जैसे मेरा ये अपार्टमेंट है, मैं अराउंड $20 पर मंथ इंश्योरेंस का देता हूँ। वो एक मैंडेटरी होता है कि हमें लेना ही पड़ता है, ऑप्ट इन करना पड़ता है, और वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है लैंडलॉर्ड की तरफ से। तो इसके अलावा और कुछ चार्जेस नहीं होते। तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आता है वो है कॉन्डो, टाउन हाउस और सेमी डिटैच्ड हाउस। ये 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। वही अगर मैं बात करूँ टाउन हाउस की गाइस, तो टाउन हाउस क्या होते हैं, वो एक जैसे घर, एक पूरी स्ट्रीट पे घर बने होते हैं और एक जैसे ही होते हैं और सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं। मतलब वो अपनी कॉमन वॉल शेयर करते हैं हर एक घर के साथ, तो इनको बोलते हैं टाउन हाउस। और वहीं मैं सेमी डिटैच हाउस की बात करूँ तो सेमी डिटैच हाउस का होता है कि वो एक वॉल तो शेयर कर रहा होगा लेकिन दूसरी वॉल शेयर नहीं कर रहा होगा, तो वो सेमी डिटैच हाउस हो सकता है। तो वो कोई सी भी वॉल हो सकती है, कोई एक वॉल शेयर करेगा किसी के साथ और दूसरी वॉल शेयर नहीं करेगा, उसको बोलेंगे सेमी डिटैच हाउस। तो इसका अगर मैं बात करूँ रेंटिंग, जो रेंट अमाउंट होता है उसकी रेंज होती है फ्रॉम $1400 to $2000 पर मंथ। लेकिन ये डिपेंड करता है इतना डिफरेंस क्यों है गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये डिफरेंस जो है अमाउंट का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बेडरूम्स में। क्योंकि कोई टाउन हाउस में 2 बेडरूम होते हैं, किसी में 3 बेडरूम होते हैं, किसी में 4 बेडरूम होते हैं, और नंबर ऑफ़ बाथरूम 1, 2 और 2.5। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना होगा। मैंने रेंज दिया है आपको, वो फ्रॉम $1400 to $2000 पर मंथ आपका रेंट होगा, इसके बीच में। जैसे मैंने एक टाउन हाउस भी लिया था रेंट पे, वहीं से मैं इधर मूव हुआ हूँ, तो वो मेरा 3 बेडरूम था और 1.5 बाथरूम था, और मेरे को 2 इलेक्ट्रीफाइड पार्किंग मिली थी उसके अंदर, और उसका रेंट था मेरा $1400 पर मंथ। लेकिन इन सब चीज़ों में गाइस एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है कि आपकी यूटिलिटीज़
इंक्लूडेड कुछ नहीं होता। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, आपको हीटिंग के चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपको आपके वाटर बिल भी पे करना पड़ेगा। और मैं जिस टाउन हाउस में रहता था, अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ गाइस, तो अराउंड $100 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द यूटिलिटी वो आता था। तो अराउंड आप $300 to $320 पर मंथ मान लो, तो मेरे को अराउंड $1,700 to $1,720 पर मंथ पड़ता था वो। और एक एक मेजर डिफरेंस ये भी है, मैं बोलूँगा इसमें कॉन्स है, और वो अगर कंपेयर करोगे आप उनको अपार्टमेंट्स के साथ, तो बहुत रिलीफ देता है। स्नो क्लियरिंग, अगर आप टाउन हाउस लेते हो और सेमी डिटैच हाउस लेते हो, तो आपके फ्रंट यार्ड से जो भी आपका पाथवे होता है और जो भी पार्किंग वाला, उसमें सारी स्नो क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी और कोई नहीं करेगा गाइस। और वहीं बात अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूं, तो वो सारा मेंटेनेंस कम बिल्डिंग ओनर्स करते हैं। वो उनके पास अपने बंदे होते हैं, वो सब कुछ क्लियर करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। पार्किंग पे तो देखो गाइस, पार्किंग में जो बर्फ़ होती है वो कोई नहीं हटाता ऑब्वियसली, लेकिन आपको अपनी गाड़ी पे से तो हटानी पड़ेगी चाहे वो कहीं से भी हो। तो हाँ, एक ऑप्शन ये मिल सकता है, अगर आप टाउन हाउस और फिर सेमी डिटैच हाउस ले सकते हो, तो अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको एक कवर्ड पार्किंग मिल सकती है गाइस। तो वो एक तरह का, हम बोले तो एक तरह का कमरा ही होता है, और आपको कवर्ड पार्किंग मिलती है। तो उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि हमारी कार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता विंटर का, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ती। तो और हीटेड पार्किंग होती है वो, तो आपको प्लग इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाड़ी की थोड़ी हेल्प हो जाती है, उसको भी लगता है कि हाँ, मेरी भी कोई केयर करता है तो ये, लेकिन ये कंफर्म मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही। ये आपके ऊपर है कि अगर आप लकी हुए तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके चार्जेस भी अकॉर्डिंगली हाई होंगे, ये ध्यान रखना। और लास्ट एक प्रॉपर्टी होती है, जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, वो होता है बंगलो टाइप का जो घर होता है हमारे बैक होम में, जिसको हम यहाँ पे फुल्ली डिटैच हाउस बोलते हैं गाइस। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, टाउन हाउस और सेमी डिटैच हाउस की तरह सब कुछ सेम होता है आपको। लेकिन बस इसके अंदर क्या होता है, आपकी कोई भी किसी के साथ भी आप अपनी वॉल शेयर नहीं करते, और काफ़ी बड़ा एरिया होता है, फ्रंट यार्ड होता है, बैक यार्ड होता है, पार्किंग होती है। आपको अगर आप लकी हुए तो आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाएगी। और इसका रेंट गाइस 2000 पर मंथ एंड अप। देयर इज़ नो लिमिट, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बेडरूम्स, और इन सब पे डिपेंड करता है। और ये मिनिमम आपको 2000 से नीचे तो कहीं नहीं मिलेगा, 2000 से ऊपर ही मिलेगा। अगर आप बहुत यहाँ पे अच्छे एरिया नहीं, जो एरिया ज़्यादा सेफ़ नहीं माने जाते, उनको शेडी एरिया बोलते हैं। अगर उन शेडी एरिया में जाओगे तो आपको रेंट सस्ता मिल जाए इन फुली डिटैच हाउसेस का, लेकिन गाइस वो बहुत शेडी एरिया है, तो आप उधर नहीं जाना चाहोगे, मुझे पक्का पता है। तो इस वजह से मैं उस सिनारियो को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि हम बाहर से आते हैं, तो हमारी एक प्रायोरिटी, एक हमारा कंसर्न क्या होता है कि हमें एक सेफ़ प्लेस मिले रहने को, ताकि जिसमें हमारी फैमिली सेफ़ रह सके। तो इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा। और बाकी जैसे आपको बता चुका हूँ, हीटिंग वाटर अलग से पे करना पड़ता है। लॉन्ड्री एरिया ऑब्वियसली आपको सेपरेट मिलता है इसमें। टाउन हाउस सेमी डिटैच हाउस में आपका खुद का लॉन्ड्री होता है, इधर वो बेसमेंट में होगा या फिर आपके फर्स्ट फ्लोर पे होगा, कहीं पे भी होगा वो, लेकिन आपका सेपरेट होगा। और बाकी इसका भी सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम होता है, 1 मंथ रेंट लेते हैं ये। और यही सब कुछ होता है गाइस। ये तो हो गई टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, मैंने रेंट भी आपको बता दिए कि कौन से कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या यूटिलिटीज़ मिलेंगी। और जो मैंने आपको बताया है, स्टोव मिलेगा, वॉशर ड्रायर मिलेगा, ये तो सारे घरों में कॉमन मिलेगा, वेदर इट इज़ अपार्टमेंट और कॉन्डो हाउस और डिटैच और सेमी डिटैच हाउस। लेकिन हम टाउन हाउस, सेमी डिटैच और डिटैच हाउस में एक चीज़ और आपको मिलती है अमेनिटीज़ में, वो है डिश वॉशर। आपको मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% केसेस में आपको डिश वॉशर मिलेगा। जो कि हेल्प करता है। मेरे टाउन हाउस में जो मैंने लिया उसमें था डिश वॉशर, अपार्टमेंट में नहीं है। हालांकि यहाँ पे कई अपार्टमेंट की अब
मतलब ये अपार्टमेंट्स जो देती हैं उनकी कंपनीज जो है काफ़ी हाईटेक अपार्टमेंट्स जो बना रही हैं उसमें वो डिश वॉशर भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कवर नहीं करा क्योंकि उनका रेंट इस रेंज में नहीं आता, वो ज़्यादा आता है। और उन केसेस में वो क्या कहते हैं, उधर एक जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस आया है कि वन बेडरूम अपार्टमेंट उन बिल्डिंग में मैं पता करने गया था, तो वन बेडरूम अपार्टमेंट मेरे को $1345 में मेरे को वो मिल रहा था पर मंथ। प्लस उसके अंदर एक एक कैच का पॉइंट ये भी था, इलेक्ट्रिसिटी अलग थी, प्लस उसकी जो हीटिंग थी, मतलब आपके घर में जो थ्रू आउट विंटर सीजन जो भी आपको हीटिंग मिलेगी वो इलेक्ट्रिक हीटिंग थी गाइस। और इलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ऊपर जा रहेगा। और यहाँ पे जैसे जिन अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ इसमें हीटिंग जो है वो कंपनी की तरफ से है, मतलब वो बिल्डिंग ओनर देता है, तो वो बहुत बड़ा रिलीफ होता है। मैं अपने वन बेडरूम अपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन एन एवरेज मेरा $50 to $60 पर मंथ जाता है बस। तो अगर मैं अपने अपार्टमेंट के रेंट की बात करता हूँ तो मेरा रेंट है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस $1224 पर मंथ, प्लस इलेक्ट्रिसिटी मैं पे करता हूँ $50 to $60 पर मंथ। तो ये मेरा रेंट है इस अपार्टमेंट का, और ये वन बेडरूम अपार्टमेंट है। और मैं एक चीज़ और कवर करना चाहता हूँ, एरिया गाइस। अगर आप रजाइना सिचुएशन में आ रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे को यहाँ के एरिया पता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जब भी आओ तो आपकी प्रेफरेंस रखना साउथ रजाइना। साउथ रजाइना वो बहुत सेफ़ प्लेस है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस हेयर। और ये वेरी वेल कनेक्टेड है हमारी बस सर्विसेज से, क्योंकि इधर अगर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देखोगे तो बस सर्विस ही हैं, और वो यहाँ से इंटरकनेक्टेड काफ़ी है। मतलब यहाँ साउथ रजाइना से आपको हर जगह जाने की बस मिल जाएगी प्रॉपर, और वॉक इन डिस्टेंस पे सारे बस स्टैंड्स होते हैं। तो साउथ रजाइना आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रखना। और ईस्ट रजाइना, वेस्ट रजाइना आप मतलब सेफ़ प्लेसेस हैं, मैं नहीं बोलूँ उधर कुछ ऐसा है, बिल्कुल सेफ प्लेसेस है काफ़ी। अगर मैं ईस्ट रजाइना की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बन रही हैं। वहाँ पे अपार्टमेंट्स कम, ऐसे हाउसेस ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जैसे हमारा साउथ रजाइना हमारे डाउनटाउन से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ से अगर हम बस से भी ट्रैवल करें तो अराउंड 12 to 15 मिनट्स में हम आराम से पहुँच सकते हैं। और लेकिन ईस्ट और वेस्ट रजाइना काफ़ी दूर पड़ता है डाउनटाउन से, तो वहाँ पे बस की सर्विसेज उतनी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस हमेशा साउथ रजाइना रही है। हालांकि जो मैंने टाउन हाउस लिया था वो मेरा नॉर्थ रजाइना में था, और वो मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस था गाइस, क्योंकि नॉर्थ रजाइना अ बिग नो, मतलब बहुत शेडी एरिया है। वो डाउनटाउन से बिल्कुल कनेक्ट करता है, और वहाँ से स्टार्ट होता है डाउनटाउन से और उसके आगे जाता है पूरा नॉर्थ की तरफ, और वो एरिया बहुत 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 शेडी है। वहाँ पे इवन आप ये मानो कि आप पुलिस की जो पेट्रोलिंग कार होती हैं यहाँ पे नॉर्थ में आपको हर 1-2 मिनट में आपको दिखती रहेंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे कितने ऐसे केसेस होते हैं। तो नॉर्थ रजाइना को बिल्कुल इग्नोर करना। बाकी 3 लोकेशन पे आप ईस्ट, वेस्ट और साउथ इज़ द बेस्ट, आप कुछ भी ले सकते हो। और एक टॉपिक और मैं बताना चाहूँगा गाइस कि कई लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे मैं जब आया था तो मैंने भी बहुत काफ़ी सर्च करा था इधर के लिए, लेकिन मेरे को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाई थी कि किसी तरीके से मैं आने से पहले कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो जब आपको वो COPR और ये सब मिल रहा होता है तो आपको एक इमिग्रेशन ऑफिसर को एक एड्रेस देना पड़ता है जहाँ पे आपका PR कार्ड आए। तो वो आप क्या दोगे अगर आपका कोई नोन नहीं है। जैसे मैं आया था, मेरा पूरे कनाडा में कोई नोन नहीं है, मेरा ना कि कोई फैमिली वाला है, ना ही कोई रिश्तेदार है, किसी का नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्या दोगे एड्रेस? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है यहाँ पे आने वाले लोगों का। तो इसके लिए आजकल की कंपनीज काफ़ी ओपन हो गई हैं, आपको वो ऑनलाइन मतलब वर्चुअली आपको पूरा रूम का टूर दे देती हैं। और जैसे कि हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आजकल ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठे अपने होम कंट्री में बैठे बैठे यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हो और अपने पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसी तरीके से उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की जो
कंपनी है जो ये रेंट पे देती हैं, वो क्या करती हैं, आपको वर्चुअल टूर दे देंगी। और वर्चुअल टूर दे के अगर आपको पसंद आता है तो आप थोड़ा अमाउंट दे के उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने भी सेम यही करा था। तो मेरे को जिस कंपनी के मैं अभी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मेरे को इसी कंपनी का एक बंदा मिला था। मैंने उसके थ्रू कॉल डिस्कस करी, उसने मेरे को वर्चुअली टूर कराया और मैंने उसको हालांकि उसने तो मुझसे कुछ पैसे नहीं लिए थे होल्ड कराने के लिए, लेकिन आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वो होल्ड कर देगा आपके अकाउंट आप खुलवा सकते हो वहाँ होम कंट्री से ही, और कुछ ना कुछ पैसे ट्रांसफ़र करके आप होल्ड कर सकते हो ताकि आपको एक एड्रेस मिल जाए। और आप जब यहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर आओ तो आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए कि हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, राइट। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है, तो उस केस में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है लेकिन पॉसिबल है, आप ये कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। मैंने इस टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली मैंने सब कुछ कवर करना चाहा है, और फिर भी अगर मेरा कुछ पॉइंट रह गया जो कवर नहीं हुआ, या फिर आपकी कोई क्वेरी हो जो मैंने कवर नहीं कर पाया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और अपनी इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर शेयर करूँगा। आप उधर ही मेरे को ईमेल करिए, पर्सनल मैसेज करिए, या फिर इधर कमेंट्स में मुझे बताइए। तो वो उस क्वेरी को मैं रिजॉल्व करूँगा जल्दी से जल्दी।